हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज थोड़ा पॉलिटिकल बातें करते हैं जो हाल में ही संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा की है। आज इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली विधानसभा के कुछ प्रमुख बातों को जानने की कोशिश करेंगे जो काफ़ी रोचक होने वाला है। जहां अभी तक 3 बार दिल्ली पर राज करने वाले माननीय अरविंद केजरीवाल ने खुद को यह साबित किया कि हाँ, वह दिल्ली पर राज करने लायक हैं। लेकिन इस बार 2025 में कौन सा ऐसा कारण रहा जो आज आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह से हार गई? आम आदमी पार्टी हारी तो हारी, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल भी अपने पार्टी को, अपने सीट को बचाने में असक्षम रहे। आखिर क्या हुई इनकी लोकप्रियता को जो भारत में इतने बड़े नाम आते हैं? और ऐसे कौन कौन से ऐसे कारक रहे जो बीजेपी जीत गई, बीजेपी दिल्ली की जनता को लुभाने में कामयाब रहा? तो उन्हीं पहलुओं को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। हर एक पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिल से दिल्ली की बातें। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव जानने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यह आपका सब्सक्राइब हमें एक नई एनर्जी के साथ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और उसका परिणाम हमें 8 फरवरी को देखने को मिला है। सच में यह बीजेपी की बहुत बड़ी जीत थी। बीजेपी को इस बार जरूर से ज़्यादा और खुद पार्टी के सदस्यों के सोच से भी ज़्यादा बहुमत मिला है। बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी 41 या 42 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन 48 सीटें से बहुमत लाकर सच में हैरान कर देने वाली है और बीजेपी को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। पर दोस्तों, मुद्दा तो यह बनता है कि सफलतापूर्वक दिल्ली को वास्तव में यहाँ तक लाने में, अर्थात 2013 से लेकर के 2025 तक सफलतापूर्वक अभी तक दिल्ली पर राज करने में, दिल्ली पर राज करने वाले किंग मेकर कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल को इतनी बुरी तरह से इस चुनाव में हार क्यों सामना करना पड़ा? और पार्टी हारी तो हारी, पर आखिर अरविंद केजरीवाल भी क्यों अपने सीट को बचाने में नाकाम रहे? आखिर वो अपना ही सीट कैसे गवा बैठे? क्योंकि सच में यह बात हजम नहीं होती दोस्तों। क्योंकि 2013 से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी या कहे तो अरविंद केजरीवाल इतना मजबूर और ख़राब तरीके से हार नहीं देखे थे। उनका चुनावी थोड़ा इतिहास देखे तो वो पहली बार 2013 में अन्ना हज़ारे के खिलाफ आंदोलन खड़ा करके सबसे पहले दिल्ली का एक मुख्य चेहरा बने थे और 2013 के चुनाव में अन्ना हज़ारे को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर मुख्यमंत्री का दावा किया और अपना पद धारण किया। हालांकि उस समय भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस तथा बीजेपी दोनों के ध्रुव विरोधी थे। कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, बट बहुमत का आंकड़ा न पार करने के कारण कांग्रेस से हाथ मिलाकर गठबंधन का सरकार बनाए थे। क्योंकि उस समय यानी 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, बीजेपी को 32 सीटें तथा कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और जीतने के लिए आधे से एक अधिक अर्थात 36 का आंकड़ा पार करना होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं होने के कारण कांग्रेस से गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई थी। वहीं पुनः 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सोच से भी अधिक, और हमें लगता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें लाकर इतिहास रच देने वाले आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली। वही बीजेपी को महज 3 सीटें तथा कांग्रेस का खाता भी न खोला, अर्थात एक भी सीटें प्राप्त न कर सके। तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी ने अपना रुतबा दबदबा कायम रखा और 62 सीटें लाकर अपना इतिहास रचा। उसमें से बीजेपी को 8 सीटें तथा कांग्रेस को फिर से शून्य ही हाथ लगा। यह कांग्रेस के लिए गाल पर तमाचा से ज़्यादा था, क्योंकि अभी तक पूरा भारत पर राज करने वाला कांग्रेस पार्टी लगातार 4 बार दिल्ली में खाता भी ना खोलना कहीं राजनीति का पतन तो कह ही सकते हैं। हमें लगता है कि कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी तथा मुख्य फेस बदलना चाहिए। इसमें हमें शशि थरूर बेस्ट लगते हैं। यह मेरा अपना मत हो सकता है दोस्तों, आप लोग अपना मत कुछ और भी रख सकते हैं। प्लीज़ कोई ये ना कहें कि इस पार्टी या उस पार्टी का हम समर्थन है। यह मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है जो समय के अनुसार बदलते रहता है। जो देश के लिए अच्छा करेगा, राज्य के लिए अच्छा करेगा, हम उसी को सपोर्ट करेंगे, वही हमारे लिए बेस्ट होगा और वह
निस्वार्थ भाव से हमारे लिए काम करें। हालांकि यह नेताओं के लिए ऐसा उम्मीद करना बेवकूफ़ी या फिर गलत हो सकता है। नेता कभी भी निस्वार्थ भाव से सिर्फ जनता के लिए करे, यह कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई और हो, वो उसमें अपना खुद का लाभ, निजी लाभ तो देखेगा ही देखेगा। उसके बाद जनता आती है। फिर भी क्या करें, मजबूरी है। जो थोड़ा अपना अच्छापन दिखाएगा उसकी तरफ तो हमारा झुकाव रहेगा ही रहेगा। अभी फिलहाल में जो अच्छा करेगा वह हमारे लिए बेस्ट होगा। आते हैं हम लोग वास्तविक मुद्दे पर। दोस्तों, विपक्ष तो आसपास टिकता भी नहीं था। हम इसका श्रेय कहीं ना कहीं उस समय आम आदमी पार्टी के एक बदलाव के सोच वाले नज़रिए को दे सकते हैं, जिसमें सभी ने मिलकर दिल्ली में बहुत से काम किए। जैसे वह शिक्षा के स्तर में सुधार। मेरा नाम मनोज है। मेरा बेटा देवेश दिल्ली के सरकारी स्कूल में 8th क्लास में पढ़ता है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को पूरी तरह बदल दिया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा दिल्ली के किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आपको अगर बात करें दोस्तों शिक्षा की सुधार की बात, तो दिल्ली में केजरीवाल को इस बात के लिए नाम से जाना जाएगा। या फिर हम ये कहें तो उनकी धन्यवाद या उनका नाम न लेना हमारी बेवकूफ़ी होगी। सच में गरीबों को भी उच्च स्तर की शिक्षा मिलना केजरीवाल का नाम जाता है। सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसी शिक्षा पाना सच में उनके लिए तारीफ तो बनती है। कुछ और मुद्दे रहे जैसे कि स्वास्थ्य, क्राइम, गरीबों तथा महिलाओं की आर्थिक मदद, महिलाओं को बस या मेट्रो में मुफ्त की यात्रा, गरीब दुकानदारों को कम या मुफ्त में बिजली बिल, ये सब कारनामे दिल्ली में केजरीवाल को 3 बार लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पुनः बात वहीं रुकती है दोस्तों कि आखिर इतने बार अर्थात 3 बार बीजेपी को मात देने के बाद केजरीवाल अपना परचम लहराते आ रहे थे, तो इस बार 2025 में वह कौन कौन से कारक रह गए जिससे केजरीवाल को उभरने में को मौका ना मिला। अर्थात बीजेपी वापस इस सत्ता में आ गई, बहुमत का आंकड़ा पार कर गए और अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए हम लोग उन्हीं तमाम मुद्दों को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। 2025 का चुनाव जो अगला चुनाव है उसके पहले अगर मैं यमुना साफ ना कर दूं, मेरे को वोट मत देना अगली बार। ये फंस गया सीएम। 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। मैंने देखा हूँ कि हमारे सरकार जो दिल्ली सरकार है कभी जमुना में आप गोता मार, बस इधर से सुनते हैं इधर निकाल देते। ट्रक मच्छी ला के डाल दो, तालाब के सारे मर जाएंगे। नाला सीवर उवर सब इसी में छोड़ रखे हैं। ये जमुना में ये कहाँ तक झेलेंगे? कचरा है, गंद है, पोल्यूशन, जिसका मेंशन हमारा नेशनल एंथम है। हमने स्कूल में रोज नेशनल एंथम को किया। इवन गंगा जो हमारी नेशनल रिवर है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना ही है। अगर हमको गंगा को ठीक करना है, यमुना को ठीक करना पड़ेगा। बिना यमुना को ठीक किए गंगा जी की स्थिति में सुधार नहीं होगा। क्लीनिंग तो जुमला भाई, नाला नहीं है ये, तुम भूल रहे हो, ये जमुना माता है। अगर पहले उस मुद्दों को बात करेंगे दोस्तों, तो पहला हमारा मुद्दा होगा सत्ता विरोधी लहर। ये बात तो सच है दोस्तों कि लंबे समय तक अगर कोई पार्टी एक ही सत्ता में रहे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में, पार्टियों के मन में, अर्थात किसी और के मन में सत्ता के लिए सत्ता विरोधी एक अलग से विचारधारा बनने लग जाती है। उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि अगर लंबे समय तक अगर यही पार्टी विराजमान रही तो हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया, हमारा राज्य अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल आप देख पाएँ तो अभी तक बीजेपी को 2 बार बहुमत मिलने के साथ साथ जो 2014 में और 2019 में मिला, लेकिन वही 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी को कम सीटें मिलना, तो इस बात को दिखाता है कि लगातार एक लंबे समय तक एक ही सत्तारूढ़ को उतना लोकप्रियता मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं बनता है। यही कारण रहा अरविंद केजरीवाल की तरफ और ख़ास करके उनकी विचारधाराओं की तरफ। और उनमें बहुत सारे ऐसे भी नेता रहे जो उनके खराब कारनामों के कारण जनता उनसे रुष्ट होती चली गई और यह कारनामा 2025 में चुनाव के समय उनको भुगतना पड़ा। दूसरी
आरोपों को बात करेंगे तो उनका भ्रष्टाचार के आरोप और छवि धूमिल होना, यह बात भी कहीं ना कहीं सच माननी पड़ेगी कि कई प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग, शीश महल विवाद, शराब घोटाले, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला तथा अन्य मामले जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पे, उनके जाने माने नेताओं पे लगते आ रहे थे और उनके वजह से उनको बार बार जेल हवालात की तरफ जाना पड़ा, उनको बहुत समय तक, लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं इसका मामला जब उजागर होकर के जनता के पास आई तो जनता इसे रिलेट कर गई कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को यह अरविंद केजरीवाल ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, हमारे छीन तो नहीं रहे, हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं। और ये इनकी विचारधारा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता में कमी लाई और उसको यह रिजल्ट देखना पड़ा, अर्थात दिल्ली में उनकी बढ़त नहीं बन पाई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तीसरी जो हम मुद्दा पर डिस्कस करना चाहेंगे वह जन कल्याणकारी योजनाएं जो प्रभावित थी बट हो न सकी, जिसमें फ्री बिजली, महिलाओं के लिए सुविधा, मुफ्त बस यात्रा, बुनियादी सुविधाएं शामिल तो थी बट इसको सही तरीके से, तौर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो जनता इसको कहीं ना कहीं अपने वास्तविक भूमिका से रिलेट कर गए और जनता को लगा कि इस बार अब बीजेपी को मौका दिया जाए, क्योंकि जनता समझ चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल या फिर उनके नेताओं में उस तरह का सक्षमता नहीं रहा, बरकरार नहीं रहा और इस जनता ने अपना रंग दिखाया। और चौथा और हमें लगता है कि सबसे बड़ी मुद्दा जो कई दिग्गजों का और साफ चेहरे वाले जो इस पार्टी में शामिल थे उनका छोड़ चले जाना, जिसमें हम बहुत बड़ा नाम लेंगे कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास रहे, योगेंद्र यादव रहे, मयंक गांधी रहे, प्रशांत भूषण रहे, इनका पार्टी से छोड़ करके चले जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। हर पार्टी के बड़े मेंबर पार्टी का नींव होता है दोस्तों, और वही पार्टी का नींव अगर पार्टी से टूट जाता है, अलग हो जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है, जो हमें आसपास के इलाकों में, हमें अपने घर में भी देखने को मिलता है कि जैसे ही परिवार टूटता है तो परिवार में एकजुटता खत्म होने लग जाती है। और यही आम आदमी पार्टी के साथ भी झेलना पड़ा और उनको खामियाजा इस चुनाव में देखने के लिए मिला। अगर पांचवा मुद्दा हम हाईलाइट करना चाहेंगे तो वह होगा नगर निगम का क्षमता और यमुना की सही तरीके से सफाई न हो जाना। कहीं ना कहीं 2 बार अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठा चुके थे कि अगर हम यमुना को सफाई नहीं कर सके तो हमें वोट नहीं दीजिएगा, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जनता इसको दिल पर ले गई और आखिरकार इस रंग दिखा दिया, क्योंकि बहुत बार, बहुत कैंपेन में अरविंद केजरीवाल ने यह मौका दिया था कि हमें एक बार मौका दो, हम यमुना साफ़ कर देंगे। दूसरा बार मौका मिला, दूसरा बार बोले कि बस 5 साल और दे दो, हम अगले बार जरूर हम यमुना साफ़ कर देंगे। लेकिन जैसा कि हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि यमुना में बहुत सारे गाद, गंदगी भरी पड़ी रहती है, बहुत सारे जहरीले गैसेस का संचार रहता है। यहाँ तक कि बात करें तो छठ के समय में पूरी तरह से जो यमुना होता है पूजा करने योग्य भी नहीं होता है, जो जनता अपने भावनात्मक तरीके से कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट कर गया। पार्टी में खामियां रहेगी, लोगों में दोष रहेगा तो जनता बहुत लंबे समय तक उसको चुन नहीं पाती है। हम लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ भी ये देख सकें, अब क्या सच है क्या झूठ है, हम ईवीएम पर दोष दें या ना दें, या फिर क्या हम कहें इस पर मुद्दे को हम कभी और डिस्कस करें या फिर अभी ना करें तो अच्छा होगा। लेकिन बात तो बात होती है, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है। अगर रिजल्ट आने के बाद हम अगर अंधा रोना रोए भी तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। हाँ, हम क्लेम कर सकते हैं बट अब उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन 5 का कारण बीजेपी को जीत दिलाने में बढ़त दिलाया और अरविंद केजरीवाल को हराने में अपनी भूमिका अदा किया। और वही बात करें तो बीजेपी को वह कौन कौन से कारण रहे जिससे उसे वापस और इतना बड़ा बहुमत देने में अपनी भूमिका अदा किया। तो पहला हम अगर डिस्कशन करना चाहेंगे तो वह होगा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और उनका नेतृत्व। इसमें कहे जाने वाली बात कि नहीं है कि आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग सा पहचान है। भारत में सबसे ज़्यादा उनको देखे जाने वाला, उनके भाषण को सुनने वाला और लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं है। जब दुनिया में इतनी लोकप्रियता है तो भारत में उसका क्यों नहीं हो। और यही उनका कैंपेनिंग जो दिल्ली विधानसभा में जगह जगह पे जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादों को रखा, अपने सच्चाई को प्रस्तुत करने की कोशिश किया और अपना डिमांड को और अपनी प्रस्तुति को संपन्न करें। और यही कारण है कि बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि बीजेपी को इस मुद्दे में, इस चुनाव में वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाया। बीजेपी को जिताने में दूसरा मुद्दा होगा जो आम आदमी पार्टी की गिरती साख,
कहीं ना कहीं जो हम तमाम पीछे बातों को डिस्कशन किए वह भूमिका जरूर अदा करती है बीजेपी को जीत दिलाने में। और तीसरा है भाजपा की प्रभावी चुनाव नीति। कहीं ना कहीं चुनाव नीति का खराब परिणाम का होने के कारण ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने बहुत सारे सीटों को गंवाया था। और इस बात को बीजेपी ने काफ़ी प्रभावी तरीके से भांफा कि चुनावी रणनीति सही तरीके से नहीं होने के कारण उन्हें सीटों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज, यहाँ तक खुद भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मिल करके जगह जगह पर जा करके बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ किया, रोड शो किया और इसका प्रभावी रिजल्ट बीजेपी को चुनाव जीतने में भूमिका निभाया। हमने अपनी बातों से पूरी तरह से कोशिश की कि अपने सारे मुद्दों को रख करके यह समझने की कोशिश करें कि आखिरकार वह कौन कौन से कारण रहा जो अरविंद केजरीवाल हार गए और बीजेपी को जीत मिली। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और कुछ गलती होगा तो हम माफ़ी चाहेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कोई और मुद्दे पर बात की जाए, वीडियो बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार।